हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में टरजागी का बियरिंग कैपेसिटी का जो भी फॉर्मूलाज पूरे इस यूनिट में हो सकता था, एक जो आपका जनरल शेयर फेलियर के लिए आपका जो हो सकता था उस वो भी स्ट्रिप के लिए था, उसको हम लोग फिर सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर सबके लिए फॉर्मूला डिस्कस किए। फिर जब लोकल शेयर फेलियर होगा तो उसमें फिर आपको सी का वैल्यू और फाई का वैल्यू जो चेंज होगा वो डिस्कस किए, और वाटर टेबल के इफेक्ट की वजह से जो भी इफेक्ट आया था वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए। बियरिंग कैपेसिटी के इस चैप्टर में जो 3 पार्ट में अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड करें आपके यूनिट के हिसाब से, तो पहला पार्ट था वो फॉर्मूला वाला सारा चीज़ जो टरजागी वाला था। सेकेंड पार्ट आता है टेस्ट वाला कि बियरिंग कैपेसिटी निकालते कैसे हैं। तो एक तो हम लोग प्रेशर टेस्ट जो प्लेट लोड टेस्ट है, और एक हम लोगों का पेनिट्रेशन टेस्ट होता है जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जिसको हम लोग एसपीटी टेस्ट बोलते हैं। ये 2 टेस्ट हम लोगों का दूसरा पार्ट में आएगा। और तीसरा पार्ट में जो इस सिलेबस में ऐड किया गया है वो है आपका रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल बियरिंग कैपेसिटी वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट जाता है, डिफरेंट हो जाता है, बट वो क्योंकि आपके सिलेबस में अब इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट के हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। वो रिटेनिंग वॉल में बेसिकली वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम लोगों को यूनिट्स को पढ़ना है। पहला वाला पार्ट हम लोगों का हो गया है। आज और कल 2 लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे आज प्लेट लोड टेस्ट पूरा डिस्कस कर लें और कल स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पूरा डिस्कस कर लें। तो 2 लेक्चर में हम लोगों का सेकेंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा थर्ड टॉपिक जो रिटेनिंग वॉल है, वो एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यूनिट 5 भी आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग उसका बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। अब प्लेट लोड टेस्ट क्या है? सबसे पहला चीज़ तो यूनिट के हिसाब से याद रखने की एक आदत डालिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे टेस्ट है, जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़े पिक्नोमीटर टेस्ट, आप वाटर कंटेंट निकालने के लिए ओवन ड्राइंग मेथड पढ़े। तो इतने सारे टेस्ट जब आप पढ़ेंगे खास करके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो एग्ज़ाम में कई बार क्या करता है ना कि अब इसमें तो नहीं पूछेगा एसबीटी में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी जब आप तैयारी करने जाएंगे ना, तो क्योंकि आप पढ़ाई तो यही कर रहे हैं, आप इसी को रिफ़्रेश करते हैं एक तरह से। जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ जब आप पढ़ते हैं तो आप यही जो आपके पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं वो रिफ़्रेश होती हैं। वो वापस से आपको एक एक करके नहीं समझाएगा कि प्लेट लोड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या क्या सामान आता है, बेसिक से नहीं समझाएगा। वो मान के समझाएगा आपको कि आपको पहले से कुछ पता है। अब वहीं पे आएगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप कॉलेज लेवल पे अभी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अर्ली है, ये थर्ड सेम में ही आपको जियो टेक्निकल पढ़ा रहे हैं आप। अब इसमें आपको जब 6 सेम पास होने के बाद जब आप जाएंगे कहीं तैयारी करने के लिए, तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं आप। तो जिसके पास नोट्स या कॉपी मेंटेन रहता है वो तो दोबारा देख करके याद कर लेता है। अगर सही से पढ़ा हुआ रहता है, लॉजिकली समझा हुआ रहता है, तो फिर एग्ज़ाम में तो जो नंबर आता है वो तो आता ही है, और ये साथ साथ आपको चला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टाइम तक। वहाँ जब आप तैयारी करते हैं तो आपको आराम से याद हो जाता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या कर देता है कि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप से एसएससी वगैरह में क्वेश्चन दे देता है। आपको 4 टेस्ट के नाम लिख देगा और उन चारों को जैसे किस चीज़ के लिए करते हैं वो यहाँ लिख देगा, और ऑप्शंस में दे देगा कि किसको किसके साथ मैच करने का ऑप्शन बना देगा। अब जियो टेक्निकल में क्या है कि बहुत सारे टेस्ट हैं, और अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि हम सारे टेस्ट का एक टेबल देख लेते हैं उससे याद हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा। वो रटने के लिए याद हो जाएगा उस तरह से, लेकिन अगर सही तरीके से उसको अपने माइंड में फिट कर देना है तो चैप्टर उठाइए। चैप्टर के अंदर जो आप पढ़े वाटर कंटेंट, जैसे अब यूनिट 2 पढ़े तो यूनिट 2 के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़े थे अपने आप याद आ जाएगा। सिलेबस याद रहता है स्टूडेंट को अक्सर, तो सिलेबस के अंदर से पता चल जाएगा कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन सा मेथड पढ़े थे, तो वहाँ पे याद आ जाएगा कि ओवन ड्राइंग मेथड, और सारे मेथड्स थे लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़े थे सिलेबस में। वो बाकी बीटेक लेवल पे भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उसमें से आ सकता है। इसलिए वो नाम नोट्स में लिख के हम आपको दिए, ताकि आप अगर इस पीडीएफ को सेव रखते हैं अपने पास तो आपको आगे जा करके भी यही नोट्स काम आ जाएगा। किस वाटर कंटेंट निकालने के 6-7 मेथड्स हैं, आप एक पढ़े हैं ओवन ड्राइंग मेथड, बाकी जो सारे पिक्नोमीटर मेथड, टॉर्सनल बैलेंस मेथड और जितने भी मेथड्स थे वो सारे मेथड्स का नाम भी उस समय याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए चैप्टर वाइज करके अगर आप टेस्ट को याद करेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। फिर आप हाईवे इंजीनियरिंग में जाएंगे, फिर वहाँ भी कुछ टेस्ट आएंगे, तो फिर अब वो 4th सेमेस्टर में आएगा जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फिर वहाँ भी यही इसी तरह से प्लेट लोड टेस्ट और दूसरा टेस्ट भी आएगा। तो वो अपने आप क्या होगा ना, फिर डेटाज आपके क्लियर होते चले जाएंगे कि कौन सा चीज़ अभी क्यों हुआ था, बाद में क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब प्लेट लोड टेस्ट में करते क्या है और जियो टेक्निकल में बियरिंग कैपेसिटी निकालने में कैसे हेल्प करेगा, इस यूनिट में पढ़ रहे हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए प्लेट लोड टेस्ट का हेल्प लेने वाले हैं।
क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, फिर हम रीडिंग दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्लेट लोड टेस्ट में हम लोग ये करते हैं कि कोई हम लोगों का ग्राउंड है जिसमें हम लोगों को इतना दूर हम लोग एक्सकेवेशन करने वाले हैं और यहाँ पे मेरा फुटिंग आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस फुटिंग के लेवल तक का एक्सकेवेशन करके पहले रख लेते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेट लगाते हैं। प्लेट लोड टेस्ट में जो मेन काम है वो है कि इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे। प्लेट का कुछ साइज़ होगा जो आपको पता रहेगा, और इसके ऊपर जो है ना आप लोड लगाएंगे। जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे इस तरह से, आप मान लीजिए कोई स्टील का गर्डर रख देंगे ताकि आपको स्पेस ज़्यादा मिले। यहाँ तो स्पेस बहुत कम होगा ना बॉक्स का, तो बाहर में आप इस तरह से स्टील का गर्डर लगाए और इसके ऊपर क्या किए आप, वो बोरा भर भर करके आप जो बालू या जो भी स्टैंडर्ड चीज़ जिससे आपको एक बोरा का स्पेसिफिकली वेट पता रहे कि आप 50 केजी का अगर आप एक बोरा तैयार कर रहे हैं, तो वैसा वैसा करके आप बहुत सारे जो है इसके ऊपर अपना वेट रखेंगे। जैसे जैसे वेट डालते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक गेज लगा देंगे आप। ये गेज आपको क्या बताएगा, लोडिंग बताएगा। और एक गेज लगा देंगे, ये क्या बताएगा, सेटलमेंट बताएगा। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, लोड सेटलमेंट कर्व के ऊपर। तो अल्टीमेटली हम लोग लोड सेटलमेंट कर्व, अल्टीमेटली हम लोग प्लेट लोड टेस्ट से क्या ग्राफ निकालेंगे, लोड सेटलमेंट कर्व निकालेंगे। लोड सेटलमेंट कर्व हम आपको पढ़ा दिए हैं अभी बेयरिंग कैपेसिटी में, जो आप जब फेलियर जनरल फेलियर वो सब पढ़ रहे थे। तो वो वाला जो ग्राफ है उसका जो वैल्यूज़ आया था, इस तरीके का ग्राफ था इसका। ये जो अगर आपका जनरल शेयर फेलियर के लिए वैल्यूज़ आया, तो ये कोई चार्ट में हम लोग ऐसे वैल्यूज़ रखे होंगे तभी तो कनेक्ट किए होंगे ना। वो वैल्यू हम लोग स्टेज से निकालने वाले हैं। तो क्या निकालने वाले हैं, लोड निकालने वाले हैं, और क्या निकालने वाले हैं, सेटलमेंट निकालने वाले हैं। ठीक है, और फिर लोड सेटलमेंट कर्व को यूज़ करके वैसे ही हम लोग अपना बेयरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे जैसे आपको चार्ट से पढ़ के कोई चीज़ निकाला जाता है। लेकिन ये चार्ट जो आप बना हुआ देख लिए थे अभी तक, आप एक्टिव जब आप पढ़े थे जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, तो ये चार्ट बन के कैसे आया, वो बनेगा इस प्लेट लोड टेस्ट की हेल्प से। तो एक गेज आपको सेटलमेंट बताएगा, एक गेज आपको क्या करेगा, लोडिंग बताएगा कि इतना लोडिंग आप रखें। अब आप उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, अब कुछ फिक्स इंटरवल पे आप क्या करेंगे, रीडिंग्स नोट करेंगे। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर इस पूरे सिस्टम में 2 घंटे के अंदर अगर 40 mm का सेटलमेंट होने वाला है, तो 2 घंटे के बाद आप आएंगे तो 40 mm का सेटलमेंट मिलेगा। ये कैसे पता चलेगा कि 40 mm में से 5 mm कब हुआ था, 10 mm कब हुआ था, 15 mm कब हुआ था। ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले 30 मिनट तक 5 mm का सेटलमेंट हुआ हो और लास्ट के 10 मिनट में 35 mm का सेटलमेंट हुआ हो। तो फिर उस केस में क्या होगा कि जहाँ से हम लोगों का लास्ट के 10 मिनट से 35 हुआ है, इसका मतलब है कि इधर बहुत ज़्यादा सेटलमेंट भागा है। इसका मतलब है कि उससे पहले जब 20 मिनट हुआ था, 20 मिनट तक में 5 ही mm का सेटलमेंट था और उसके बाद सडनली ये भाग के 40 हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा ग्राफ में इस तरह से ये जो मेरा टर्निंग वाला पॉइंट आया था, ये हमको समझ में आने लग गया कि मेरा उतने देर से सेटलमेंट 5, 6, 7 ऐसे चल रहा था, अचानक से 35 हो गया। इसका मतलब है कि मेरा लोड का जो वैल्यू था, जो आपको ये वाला जो आप गेज बनाए थे, यहाँ जो आप गेज लगाए थे, ये गेज जो आपको लोड का वैल्यू बताया 20 मिनट पे, वो आपको पता चल जाएगा कि इतना लोड तक में मेरा फाउंडेशन में सेटलमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। और जैसे ही 21वें मिनट पे जो यही वाला लोड जैसे आप बढ़ाए, तो लोड बढ़ाए तो 21वें मिनट पे जो सेटलमेंट हुआ वो आपका क्या हो गया कि फेलियर ला दिया। तो ये चीज़ को क्या करते हैं कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, डिपेंड करता है कि आपका सॉइल का लेवल कैसा है। सॉफ्ट सॉइल है तो जल्दी जल्दी रीडिंग आएगा, हार्ड सॉइल है तो बहुत लेट से रीडिंग आएगा। तो आप इंटरवल क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर का कर देंगे। अब आप हर 10 मिनट में नहीं देखेंगे, 1-1 घंटे में देखेंगे। अगर दिन भर 10 घंटे में रिजल्ट आने वाला है तो 1-1 घंटे करके 10 रीडिंग्स ले लेंगे। अगर आपका आधे घंटे में रीडिंग आने वाला है तो आप 5-5 मिनट का या 3-3 मिनट का करके आप 10 रीडिंग ले लेंगे। इस तरह से आपका एक लोड के कोरस्पोंडिंग एक सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है आपको कि कितने लोड पे कितना सेटलमेंट आया। और साथ साथ आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम इंटरवल पे हुआ। क्योंकि टाइम इंटरवल लेंगे हम लोग कांस्टेंट। हाँ, जैसे अगर 5 मिनट पे देख रहे हैं तो 5-5 मिनट पे देखते चलेंगे, ताकि जब भी वैल्यू कहीं पे चेंज होगा तो समझ में आ जाएगा कि ये कितने मिनट के बाद ये सारा कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोगों का ये है मेरा वो डायग्राम जो हम आपको बता रहे थे, बना रहे थे। ये है आपका जो टेस्ट का पिट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट पिट। ठीक है,
अब ये टेस्ट पिट क्या होता है, ये वही वाला लेवल होगा, ये वाला जहाँ पे एक्चुअली में आपका एक फुटिंग आप इस तरीके से लगाने वाले थे, क्योंकि उसी जगह का सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी आपको पता करना है ना। तो ये वाला लेवल आपका होगा जो आपका फुटिंग का लेवल है, ठीक है। उसके बाद अब इस स्पीड में आप क्या करेंगे, यहाँ बॉटम में आप ये देख रहे होंगे, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला आप लगाए अपना एक प्लेट। अब प्लेट लोड टेस्ट, जब इस टेस्ट का नाम ही है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, प्लेट का साइज। फुटिंग के लेवल पे निकालने वाले हैं तो पिट का साइज, ये सब चीज़ें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जब आप लिखने जाएंगे थ्योरी के एग्ज़ाम में कि आपका प्लेट का साइज़, जब आप प्लेट लोड टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए तो उसमें जो की पॉइंट्स होंगे ना, कि कौन सा पॉइंट है जो एग्जामिनर ढूंढेगा, वो ढूंढेगा ये सब चीज़ों को। वो ये नहीं ढूंढेगा कि आप सैंड बैग्स का कितना वेट उठाए, कितना आप सैंड बैग्स रखे, वो तो आप जितना रखे उसके हिसाब से जो वैल्यू मिला वो तो अल्टीमेटली पता चलेगा ही लोड सेटलमेंट कर्व में। तो इसमें क्या होगा, लोड वर्सेस सेटलमेंट वाला जो कर्व है ये आपको एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा। ये आपको हो गया 1, ये 2, ये 3, ये आपको क्या है, प्लेट साइज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। पिट साइज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप गेजेस यूज़ कर रहे हैं। गेजेस किसके किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, लोडिंग के लिए भी और सेटलमेंट के लिए भी। आखिर सेटलमेंट कैसे पता चलेगा, गेज कोई लगाएंगे उससे 2 mm भी अगर प्लेट आपका नीचे जाएगा तो पता चल जाएगा कि 2 mm सेटलमेंट हुआ है। अब वो जिस समय पे आप नोट किए 2 mm, उसी समय पे नोट कर लीजिए कि आपका लोडिंग कितना है, वो पता चल जाएगा आपको कि इतने लोडिंग पे हुआ है। फिर अगर मान लीजिए आपको लोडिंग एक फिक्स रख दीजिए, पहले एक फिक्स लोडिंग पे चेक कर लीजिए। जब फिक्स लोडिंग पे कुछ नहीं आया बहुत दिन तक, या 1 दिन तक 2 दिन तक, फिर आप क्या कीजिए कि अब एक अंदाज़ पड़ जाएगा ना कि अगर आपका एक दिन में 1 mm का सेटलमेंट हुआ है तो आप ये तो समझ गए ना कि बहुत कम सेटलमेंट हुआ है, मतलब सॉइल या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या तो लोड बहुत कम है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉइल है तो बहुत ज़्यादा लोड उठाएगा। आप क्या करेंगे, लोड को 5 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बार मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद फिर से आप उसको छोड़ दिए। अब वो जो सेटलमेंट होगा वो 5 mm के रेंज में या 8 mm के रेंज में होगा। ऐसे ही करते करते थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद लोड को बढ़ाते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जिस पॉइंट पे आपका, जैसे फेलियर का जो एक लिमिट होता है, जैसे आईएस कोड आपको बोला कि इस तरह के सॉइल में 25 mm जो है इससे ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो जितने वेट पे आपको 25 mm का सेटलमेंट दिखेगा उतना को आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये वो वेट है जो अल्टीमेटली लोडिंग देने के बाद 25 mm का सेटलमेंट कर रहा है, 25 से ज़्यादा सेटल नहीं हो रहा है। अब 25 से ज़्यादा सेटल कब नहीं होगा, जब आप एक बहुत टाइम इंटरवल तक देखते रहेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 25 से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस पार्टिकुलर लोडिंग, जैसे 1000 किलो न्यूटन पे आपको पता चल गया कि 25 mm का आपका सेटलमेंट हो रहा था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेट के ऊपर कर रहे हैं। ये आपका एक प्लेट है जिसका साइज़ कुछ आपका इस तरह से स्क्वायर प्लेट रहता है, जो जनरली 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का होता है स्टैंडर्ड। अब इसका रेंज कितना होता है, 30 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक। अपर लिमिट 75 सेंटीमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं, लोअर लिमिट 30 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, और जनरली 30 सेंटीमीटर का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन सिचुएशन पे, सॉइल के टाइप पे वेरी कर सकता है। 45, 60, 75 सेंटीमीटर का भी आप प्लेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये साइज़ हम बता रहे हैं प्लेट का, ये स्क्वायर में जो उसका प्लान में आप देखेंगे। अब ये बताया 30 बाई 30 सेंटीमीटर का प्लेट कितना प्रेशर लगा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये सारा वैल्यूज़ बता रहा है। अब ऑब्वियसली ये एक्चुअल तो है नहीं, ये तो हुआ कि आपका टोटल जो आप लोड लगाए ये तो एक्चुअल है। चलो आप बाद में बिल्डिंग बना के लोड चेक करेंगे, तब बिल्डिंग गिरेगा तो पूरा पैसा लॉस हो जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है हम लोग टेस्ट पहले करेंगे। तो ये तो आप सैंड बैग्स वगैरह ये सब तो आप फाइनल लगा दिए, आपको जितना यहाँ किलो न्यूटन में निकलेगा वही आपका मैक्सिमम लोड होगा। लेकिन ये जो रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग दे रहा है सिर्फ इस प्लेट के कॉरस्पॉन्डिंग ना। अभी तो आप फाउंडेशन फुटिंग लगाते तो फुटिंग का साइज़ 5 गुना 10 गुना बड़ा होता है इससे। 30 सेंटीमीटर का आपका ये है प्लेट है, मान लीजिए अगर आपका 3 मीटर बाई 3 मीटर का फुटिंग होता तो 10 टाइम्स हो जाता, तो 10 टाइम्स आपका फुटिंग जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो 10 टाइम्स उसका इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा, कुछ ऐसा ज़्यादा होना चाहिए। आपको समझ में आएगा, इसको हम लोग कहते हैं फुटिंग इफेक्ट, फुटिंग का साइज इफेक्ट।
कि ये तो हुआ जो सारा वैल्यू अभी हम बात कर रहे थे, ये सारा तो हम बात किया आपको प्लेट के ऊपर। अब टरज़ागी ने क्या किया कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो उन्होंने इस फॉर्मूला का नाम है टरज़ागी और एंड पेक इक्वेशन, शायद पेक ही नाम है। इन्होंने एक साइंटिस्ट पेक के साथ मिल करके एक इक्वेशन डिराइव किया, एक इक्वेशन बनाया जो इस फुटिंग के साइज़ को भी ध्यान में रखता है। मतलब पहले जो वैल्यूज निकालना है वो तो निकाल लेंगे हम लोग, और निकालने के बाद ये जो हम बोले कि फुटिंग का जो साइज़ है, इसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 5 गुना या 10 गुना जो बढ़ना है वो टोटल बढ़ करके आपको फाइनली पता चल जाएगा कि कितना आपका फुटिंग जो होगा वो कितना लोड आपका बियर कर सकेगा। ठीक है, पहले हम लोग प्लेट पे लोड टेस्ट करेंगे। प्लेट में जितना किलो न्यूटन का लोड आएगा, जितना सेटलमेंट होगा, वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब उसके बाद ये एग्जैक्ट हुआ नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि लेवल तो चलो फुटिंग का ही है, लेकिन फुटिंग नहीं रख करके आप एक प्लेट से प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसको फुटिंग के प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या होगा, लोड बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो भी फाइनल आएगा वो आएगा इस फुटिंग के साइज़ को, इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो इसका भी एक फॉर्मूला आएगा जो आपको अगर पूछा जाता है प्लेट लोड टेस्ट, तो आपको यहाँ पे बताना होगा फॉर्मूला लास्ट में। तो फॉर्मूला उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्लेट लोड टेस्ट बता रहे हैं तो आप बताएंगे इंस्ट्रूमेंट, तो प्लेट साइज, पिट साइज, ये सब आप बता देंगे इंस्ट्रूमेंट में। रिजल्ट क्या निकालना चाह रहे हैं, तो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व। ये गेज भी क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट में ही आ जाएगा कि ये 3 टाइप की चीज़ें हैं जो आप लाएंगे खरीद करके मार्केट से। लोड सेटलमेंट कर्व आप प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, प्लॉट करने के बाद कुछ तो उसका फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो वो फॉर्मूला तो पिट के लिए है, तो एक्चुअल फॉर्मूला जिससे हम लोगों को सेटलमेंट मिल जाएगा कि प्लेट अगर मेरा नहीं होकर के फुटिंग होता तो कितना सेटलमेंट होता, अब वो पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। और सेटलमेंट जो पता चल जाएगा उसको हम लोग IS कोड के लिमिट से जाकर के चेक कर लेंगे कि एक पार्टिकुलर टाइप के सॉइल के लिए इतना mm का परमिसिबल है। अगर मेरा वो सेटलमेंट ज़्यादा हो रहा है तो हम सारा रीडिंग तो नोट किए ही हुए थे ना, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरा सेटलमेंट टोटल आया 75 mm का एक्चुअल वाला जो फुटिंग में आएगा, और आपको जो फुटिंग में आपका मैक्सिमम अलाउड है मान लीजिए वो 50 mm का है, तो 75 mm आप निकाले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ लोड भी आपको केजी या किलोमीटर में मिला होगा, तो रीडिंग्स तो आपके पास पूरे ही नोट किए हुए थे, तो 50 mm के कॉरस्पॉन्डिंग जो किलो न्यूटन वाला जो आपका आएगा, इसको आप बोल देंगे अल्टीमेट आपका बियरिंग कैपेसिटी। और जब डिज़ाइन करना होगा या क्लाइंट को बताना होगा कि अब आप इसको डिज़ाइन कर लीजिए, फुटिंग लगा लीजिए, तो उसको आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे। स्टार्टिंग नहीं समझाए थे कि ये जो निकलेगा रिजल्ट ये तो आपको पता है, ये आपके काम के लिए है, लेकिन आपको अगर कहीं फाउंडेशन बनाना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फैक्टर अभी ये तो अब अल्टीमेट है, इस पर तो आपका फुटिंग फेल हो रहा है ना, ये तो वो वाला वैल्यू है 50 mm आपका अल्टीमेट वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको अल्टीमेट पता है कि इतना पे ही आपका फुटिंग फेल करेगा। बट हमेशा जितना पे भी आपका फुटिंग फेल करेगा उससे आपको थोड़ा सा लेसर वैल्यू हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होते हैं लोडिंग के वो तो अनसर्टेनिटी है ना, वो तो कब बढ़ जाएगा आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करके तो आप बिल्डिंग पे नहीं चढ़ते हैं ना कि इतना किलोमीटर का लोड हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड जितना होता है वो निकाल के उसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाथ में रखा जाता है। यही चीज़ आप अभी पढ़ेंगे 3rd सेम में, फिर आप RCC में जाएंगे 5th सेम में, 6th सेम में, वहाँ भी आप यही चीज़ों को पढ़ेंगे। वहाँ आपका 1.5 गुना रखा जाता है। फाउंडेशन जब डिज़ाइन करेंगे तो फाउंडेशन में सॉइल मैकेनिक्स में 3 गुना या 2.5 गुना इस तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका लोड जो है वो 1000 किलो न्यूटन पे फेल होने वाला है आपका फाउंडेशन, अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लगा रहे हैं तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि 500 किलो न्यूटन का ही आपको लोड जो है वो इस फुटिंग पे आएगा, आपको इतना ही अलाउड है। उसके आगे की चीज़ें नहीं बताएंगे कि टोटल 1000 होता है, नहीं तो वो फिर 1000 तक लगा देगा। तो आप 500 बताएंगे, वो 500 तक के हिसाब से डिज़ाइन करेगा। ये रिमेनिंग जो 500 बचा यही कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इतना आप बचा के रखें। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, यहाँ अगर कुछ भी हुआ तो इसको अब रिपेयर करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, तो ये अल्टीमेट फेल हो जाएगा। तो इसलिए इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना जो है वो फाउंडेशन में रखा जाता है। जब आप स्ट्रक्चर में ऊपर जाएंगे, जब आप RCC पढ़ेंगे सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में, जब आप उसमें देखेंगे बीम बना रहे हैं या पिलर बना रहे हैं या छत बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे सिर्फ 1.5 गुना लोड लेते हैं, एक जो एक्चुअल आएगा और थोड़ा सा हम लोग उसको 50% बढ़ा देते हैं। क्यों? अगर मेरा पिलर टूटा इन केस या हमको कुछ क्रैक दिखने लगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, और मेरे पास मेथड्स हैं,
रिहेबिलिटेशन के, स्ट्रक्चर को बचाया जा सकता है, लेकिन फाउंडेशन फेल हो गया तो स्ट्रक्चर को नहीं बचाया जा सकता है किसी भी तरह से, इसीलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहता है। तो ये पूरा स्टोरी है आपको प्लेट लोड टेस्ट का। अब आपको याद रखना है ये 5 चीज़ें जो हम आपको लिख के बता रहे हैं, कि ये 5 चीज़ अगर आप अपने एग्जाम में प्लेट लोड टेस्ट में लिख देते हैं तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा डायग्राम के साथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाएंगे तो प्लेट का साइज़ पूछेगा, पिट का साइज़ पूछेगा, लोड सेटलमेंट कर्व से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो वो एसएससी में प्री में चांस कम है, हो सकता है मेंस में पूछ ले, ठीक है। गेजेस वगैरह से नहीं क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला से क्वेश्चन तो भर भर के पूछता है, इसको तो समझिए 2-3 एरो ऐसे लगा देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप अल्टीमेटली क्या निकालने वाले हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ेंगे ना, तो ये लोडिंग जो लगाए हैं इसको लगाने का 2 तरीका है। एक तो आप जो ये देख रहे हैं कि आप यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोलिक जैक लगा दिए। अब इसमें क्या है कि ऊपर से यहाँ लोड आया तो उसके वजह से यहाँ पे जो सेटलमेंट होगा, जो प्रेशर होगा, हाइड्रोलिक जैक है तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये नीचे जाएगा, उतना को यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेगा जो आपका डायल गेज है, ये आपका लोडिंग भी नोट डाउन करेगा और ये आपका सेटलमेंट भी नोट डाउन कर लेगा। तो 2 तरीके से हम लोगों का ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें आप क्या किए, स्टील का जॉइस्ट लगाए। जॉइस्ट मतलब क्या होता है, बीम आप कह लीजिए, बीम का ही स्टील में नाम होता है जॉइस्ट। तो स्टील का आप एक बीम लगा दिए, इसके ऊपर आप क्या किए, सारा लोडिंग दे दिए। अब लोडिंग इक्वल करके दिए, ये सारे से लोडिंग से क्या हो गया, इस पर पॉइंट लोड आएगा। तो पॉइंट लोड आएगा तो मेन कंसर्न ये था कि हम इक्वली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब टोटल पे एक इस तरह से यूडीएल करके इस पर एक लोड आ जाएगा, और जब ये यूडीएल आएगा, पूरा चीज़ अगर सिमेट्रिकल है तो ये सेंटर पे जो लोड आएगा ये बिल्कुल जो आपका टोटल लोड है उसी को आप सेंटर में यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रांसफ़र होगा उससे हम लोगों का फाइनली जो लोड होता है वो इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है दूसरा तरीका, वो है आपको कि आप इसमें एक ट्रस की तरह से लगा सकते हैं, और ट्रस में फिर आप इसको लोडिंग दे सकते हैं, और ट्रस का भी लोड जो होगा वो टोटल लोड आप यहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं। मतलब यहाँ तक के नीचे का तो वैल्यू सेम है सारी चीज़ें, ऊपर में आप क्या किए कि आप ट्रस यूज़ कर लिए, आप स्टील वाला गर्डर और वो क्या कहते हैं आपका जो प्लेट जो आप सैंड बैग जो आप भरे थे, आप सैंड बैग वाला कॉन्सेप्ट हटा दिए और आप नॉर्मली क्या किए, ट्रस एक यूज़ कर लिए। अब स्टैंडर्ड में ट्रस भी बना हुआ आता है, उसके लिए उस ट्रस का अपना एक स्टैंडर्ड वेट है, उसमें वेट ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपको इस तरह से वेट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। अब वो जो वेट ऐड किया जाता है ना, वो आपको कुछ ऐसा ऐड किया जाता है, पॉइंट लोड के जैसा ऐड किया जाता है। क्योंकि अगर आप ट्रस का एनालिसिस पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कोई ट्रस आप सॉल्व करते हैं तो उसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है, उसमें आपको एक्सियल लोड आता है, या तो कंप्रेशन या टेंशन। तो इसको इस तरह से लोडिंग दिया जाता है कि इसमें सिर्फ एक्सियल लोड ट्रांसफ़र हो, और एक्सियल लोड ट्रांसफ़र होते होते इस वाले जॉइंट पे जो लोड ट्रांसफ़र होगा उसको ये यहाँ नोट डाउन कर लेगा। तो कुछ नहीं, लोडिंग लगाने का 2 तरीका है, या तो सीमेंट बैग्स का इस्तेमाल कीजिए स्टील बीम लगा करके, और या फिर आपका ट्रस का यूज़ कर लीजिए आप इसमें लोडिंग लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ लोडिंग लगाने की चीज़ें हैं, बस ये डायग्राम में जो फ़र्क है, पूरे प्रोसीजर सब कुछ सेम है, सिर्फ लोड किस तरह से लगा रहे हैं उसके लिए 2 तरीका है, या तो बैग्स लगा लीजिए बीम के ऊपर, या नहीं तो ट्रस लगा लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को पढ़िए। अब जो हम आपको टोटल समझाए हैं अभी तक, वो आप देखेंगे कि जितना भी चीज़ हम बोले हैं सब का सब यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लेट लोड टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी। आपको हम बता दिए कि अल्टीमेट वाला बताएगा कि किस वाले पे फेलियर हो रहा है, आप डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, आपको वैल्यू अलाउेबल कहा जाएगा। दिस टेस्ट गिव्स द हाईएस्ट रेट ऑफ एक्यूरेसी determining the highest rate of accuracy in determining the safe bearing capacity of soil in case of shallow foundation। shallow foundation के load bearing capacity निकालने के जितने भी मेथड्स आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, बीटेक में पढ़ेंगे, उन सारे में सबसे जो हाईएस्ट रेट ऑफ एक्यूरेसी है वो इसी मेथड का है। इसलिए ये वाला टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। This test essentially consists in loading a rigid plate at the foundation level and determining the settlements corresponding to each load increment। फाउंडेशन लेवल पे ये टेस्ट क्या करता है, ये फाउंडेशन लेवल पे एक रिजिड प्लेट लगाता है। ऑब्वियसली रिजिड प्लेट आप यूज़ करेंगे, अगर आप 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का सॉफ्ट प्लेट यूज़ करेंगे तो वो तो लोड पड़ने पे खुद ही ऐसे बेंड हो जाएगा, तो वो ऐसे बेंड हो जाएगा, तो फिर आपका जो लोडिंग और जो सेटलमेंट आना है वो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर इतना ही कॉन्टैक्ट बचेगा।
और आप लगा रहे हैं 30x30 का स्क्वायर प्लेट, तो आप चाहते हैं 30x30 का प्लेट नीचे जाए, तो ये प्लेट अपने आप में क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। लॉजिक से ही सारी चीज़ें याद रह सकती है थ्योरी वाली, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक रिजिड प्लेट पे क्या करता है, सेटलमेंट को नोट डाउन करता है हर लोड इंक्रीमेंट पे। जितना जितना लोड आप लगा रहे हैं सबके कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज़ को नोट डाउन करते चले जाएंगे, ठीक है। द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज देन टेकन एज द लोड एट विच द प्लेट स्टार्ट सिंकिंग एट ए रैपिड रेट। जो आपको समझाए थे कि 20 किलो पता चला 20 मिनट तक हम लोग जो लोडिंग लगाए हुए थे उसके हिसाब से 1 mm का डिफ्लेक्शन था और सडनली डिफ्लेक्शन 40 mm का हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी एक लोडिंग पे किसी एक टाइम पे आपका क्या हुआ, लोड जो है वो फेलियर कॉज किया। तो जिस जगह पे रैपिड सेटलमेंट होगा वो वाला लोड हम लोगों को पता चल जाएगा कि फेलियर लोड है, क्योंकि लोड लगाते जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि लोड का कैपेसिटी हो गया सॉइल का, जब सॉइल में सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा, सडनली सॉइल में वो प्लेट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सेटलमेंट बहुत ज़्यादा मिला। सेटलमेंट बहुत ज़्यादा मिला इसका मतलब है कि वो पार्टिकुलर लोड फेलियर करा रहा है। तो उसके पहले वाला जो लोड है वो फेलियर नहीं करा रहा था, वही हम लोगों का अल्टीमेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके ये उसी का पार्ट है, थ्योरी का ही पार्ट है। अब इसमें क्या क्या कि हम पार्ट बाय पार्ट करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेट लोड टेस्ट, वैसा नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक तरह से, अब इसमें एक डिस्कशन करना होगा प्लेट लोड टेस्ट में आपको बियरिंग प्लेट के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसके साइजेस वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो बियरिंग प्लेट का हम आपको बता दिए कि एक स्क्वायर रिजिड प्लेट हम लोग यूज़ करते हैं। डायमेंशन 300 mm से 750 mm, 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में यूज़ किया जाता है। सर्कुलर रिजिड प्लेट यूज़ करते हैं तो भी 30 से हम लोगों का 70-50, मतलब सेम वही वैल्यू है जो आप स्क्वायर यूज़ करेंगे या सर्कुलर यूज़ करेंगे। साइज़ जो रहेगा वो आपका 30 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर ही रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, लार्जर डाया प्लेट्स आर यूज्ड इफ द सॉइल इज इन वेरी लूज कंडीशन। अगर बहुत लूज कंडीशन का सॉइल है तब 30x30 का प्लेट नहीं यूज़ करके तब हम लोग 75x75, 60x60 इसका हम लोग जो है वो यूज़ कर लेते हैं प्लेट का साइज, ठीक है। द प्लेट शैल बी मेड ऑफ माइल्ड स्टील एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट शैल नॉट बी मोर देन 25 mm। माइल्ड स्टील का बना हुआ होना चाहिए और 25 mm से ज़्यादा का थिकनेस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ज़्यादा ठीक हो जाएगा तो वो अपना जो रिजिडनेस है वो उससे क्या करेगा कि इसको सेटलमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो प्लेट का कोई इफेक्ट हम लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए प्लेट मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारा हो गया प्लेट के बारे में। अब टेस्ट पिट के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिए। टेस्ट पिट जो है ना वो आपका प्लेट का जो साइज़ है या प्लेट का डाया कह लीजिए या साइज़ ही कह लीजिए स्क्वायर के केस में, प्लेट के साइज़ के 5 गुना आपको क्या होगा, एक साइड होगा आपका पिट का। अगर आप स्क्वायर साइज पिट का काट रहे हैं, जैसे आपका सेक्शन तो इस तरह से बनता है ना, अगर प्लान में देखेंगे तो आपका कोई एक इस तरह से प्लॉट है, इस प्लॉट में आप यहाँ पे कहीं पे एक बॉक्स काटें, तो ये बॉक्स जो आप काटेंगे तो ये कितने का काटेंगे, तो 30 सेंटीमीटर अगर प्लेट का साइज़ है तो इसका मतलब है 5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का आप ये बॉक्स का कटिंग करेंगे। ये जो डायग्राम में हम आपको दिखाए थे ये आपका ये जो बनेगा ये 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का होगा स्क्वायर के केस में, ठीक है। उसके बाद डेप्थ जो होगा टेस्ट पिट का वो क्या होगा, जो एक्चुअल आपका लेवल ऑफ फाउंडेशन है उतना ही हम लोग डेप्थ जाएंगे। तो मतलब है कि इस पिट के लिए सिर्फ साइज इंपॉर्टेंट है, डेप्थ तो आपका वही रहेगा जो आपका फुटिंग का लेवल आपका जहाँ पे आना था, ठीक है। टेस्ट पिट शुड प्रिफरेबली हैव स्टेप्स टू कन्वीनियंटली गो इनटू पिट फॉर सेटिंग एंड टेकिंग ऑब्जर्वेशन। पिट में जनरली अगर जब इसका डेप्थ जो है, जैसे आपका शैलो फाउंडेशन मान लीजिए आप 3 मीटर पे दे रहे हैं, तो 3 मीटर क्या होता है, एक पूरा फ्लोर का हाइट होता है। एक घर में जनरली 3 मीटर 10 फीट का हाइट होता है। तो 10 फीट का अगर आप डेप्थ पे जा करके वहाँ फाउंडेशन देने वाले हैं, शैलो फाउंडेशन, तो कैसे यहाँ उतरेंगे, तो कहा जाता है कि इसके लिए थोड़ा सा इसको इस तरह से कटिंग कीजिए ताकि क्या हो कि यहाँ से आप कन्वीनियंटली उतर सके। इस तरह से स्टेप्स बना करके दोनों साइड से ऐसे करके कटिंग कीजिए, या नहीं तो आप एक स्टेप्स प्रोवाइड कर दीजिए किसी तरह यहाँ उतरने का जो आपके प्लेट के इस एरिया को छोड़ करके हो। मतलब स्टेप्स मेरा कुछ ऐसा एक लैडर हम प्रोवाइड कर दें, इस लैडर को प्लेट से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जो लोग उतरेंगे रीडिंग लेने के लिए वो डायरेक्टली प्लेट पे नहीं पैर रख दें,
तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट कीजिए टेस्ट पिट में नीचे जाने के लिए, ताकि जा करके बैठ करके रीडिंग वगैरह जो है वो लिया जा सके। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, एक प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे आपको गेज लगा हुआ है, तो गेज का रीडिंग लेने के लिए ऑब्वियसली पिट में जा करके बैठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो उन सब के लिए आपको ये मार्जिन हो, इसलिए ये 5 गुना रखा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि स्टेप्स ऐसा दीजिए ताकि डायरेक्टली पिट में हम लोगों के उतरने की वजह से एक्स्ट्रा लोड का इफेक्ट नहीं आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका टेस्ट पिट के बारे में। उसके बाद आता है लोडिंग अरेंजमेंट, जो हम आपको बता रहे थे कि लोडिंग अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकता है। पहला है आपका ग्रेविटी लोड मेथड। ग्रेविटी लोड में क्या करेंगे आप, इस तरह से आप सैंड बैग्स रख देंगे। ठीक है। दूसरा है आपका रिएक्शन ट्रस मेथड। इसमें रिएक्शन से आपका लोड जाएगा, ग्रेविटी से नहीं जाएगा। अल्टीमेटली जा ग्रेविटी से ही रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपका लोड ग्रेविटी से नीचे की तरफ जा रहा है, सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं, वो चीज़ नहीं करके इसमें क्या करना है, लोड जो आपका वेट, ट्रस का वेट होगा। अब ट्रस कुछ इस तरीके का है, तो ट्रस का टोटल वेट जो होगा वो क्या होता है, पॉइंट लोड के माध्यम से ही तो ट्रांसफर होगा ना यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट लोड है वो रिएक्शन की तरफ से ट्रांसफर होगा। मतलब ये इसमें कंप्रेशन आ रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स लगा, इसमें टेंसाइल आ रहा है तो टेंसाइल फोर्स लगा। इस तरह से करते हुए आपको फाइनली यहाँ पे रिएक्शन जो आएगा उससे आपका लोड, जो आपका लोड हो जाएगा वो आपके पिट में, वो उससे आपका सेटलमेंट होगा। तो मतलब लोड जो ट्रांसफर होगा वो आपका रिएक्शन से, ट्रस के रिएक्शन से ट्रांसफर होगा। ठीक है। The loading to the test plate may be applied with the help of a hydraulic jack. The reaction of the hydraulic jack may be taken as the by any of the 2 methods. Reaction जो है वो किसी 2 मेथड से ले सकते हैं, ग्रेविटी से और रिएक्शन से। ठीक है। The total duration required to perform a test varies from 6 to 7 days, which includes installation, test और dismantling. 6 से 7 दिन तक आपको लग जाता है कई बार इस टेस्ट को करने में, जिसमें से स्टार्टिंग में हो सकता है 1 दिन इंस्टॉलेशन में, 1 दिन डिसमेंटलिंग में, अब बीच के 5 दिन जो है वो आपके टेस्ट में लग जाते हैं। अलग अलग लोडिंग पे लोड बढ़ाते चलेंगे, वैल्यूज़ नोट करते चलेंगे। अब कुछ देर के लिए छोड़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कि अगर हम मान लीजिए 100 kg का ही लोड दिए या 100 किलोमीटर का लोड दिए और हर 10 मिनट पे 1 mm का सेटलमेंट मिलते जा रहा है, तो हमको तब तक तो वेट करना पड़ेगा ना जब मेरा सेटलमेंट एक अल्टीमेट पॉइंट पे रीच कर जाए और होल्ड कर जाए, तभी तो पता चलेगा ना कि मेरा कितने देर तक कितना लोड इसको बियर कर रहा है, मैक्सिमम कितना सेटलमेंट दे रहा है। मान लीजिए हम 200 किलोमीटर, फिर अब इसको इंक्रीज़ किए, 100 से 200 कर दिए, अब फिर वो कुछ सेटलमेंट दे रहा है, अब वो उससे ज़्यादा देर, कम देर में सेटलमेंट दे रहा है। तो ये समझ में आ जाएगा ना कि जिस समय यहाँ पे 10 mm का सेटलमेंट हुआ था और फिर यहाँ 15 mm का हुआ, इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे ये अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सेटलमेंट अब आपका 10, फिर आपका क्या हो रहा है, कम हुआ, 5 ही हुआ, इस बार 15 ही हुआ। तो ये सारी चीज़ों को देख करके ग्राफ प्लॉट किया जाएगा इस तरह से। ठीक है। The result of the test in case of soft strata can be obtained within a few hours, whereas in case of hard strata it might take close to a couple of days. जो आपको बताया था कि सॉइल अगर सॉफ्ट होगा तो रीडिंग जल्दी जल्दी आ जाएगा, अगर सॉइल हार्ड होगा तब जाकर आपको ये दिन का भी यूज़ होगा, मतलब इतने दिन तक आपको वैल्यू आएगा। तो जैसा जैसा सॉइल होगा वैसा वैसा टेस्ट में टाइम लगता है, घंटे से लेकर के दिन तक का टाइम लगेगा। ठीक है। अब ग्रेविटी लोड पढ़े, रिएक्शन ट्रस पढ़े, तो अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में अलग अलग करके नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछेगा प्लेट लोड टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए। उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये नाम लिख देना है, और नाम लिखने के बाद आपको आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आगे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका प्रोसीजर भी, कि ये किस तरीके से आपका किया जाता है, ये इसका प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा। तो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लेट लोड टेस्ट पूछा है, लेकिन प्लेट लोड टेस्ट में लोड जो लगेगा वो भी 2 तरीके से लगता है, तो वो दूसरा तरीका भी बताना, दोनों तरीका बताने के लिए आपको बस क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा लाइन, 2-2 वर्ड जो है, जितना हम आपको यहाँ बताए हैं इसमें से भी अगर आपको पूरा नहीं आता तो कोई 2 पॉइंट ही लिख दीजिए, और ग्रेविटी लोड का भी लिखिए, रिएक्शन ट्रस का भी लिखिए, और फिर प्रोसीजर में चले जाइए। इससे क्या होगा, कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है। अब ग्रेविटी लोड टेस्ट में क्या होता है आप समझ ही गए डायग्राम देख के। इन दिस टाइप ऑफ मेथड ए रिजिड प्लेटफॉर्म इज यूटिलाइज टू ट्रांसफर लोड थ्रू लोडिंग ऑफ सैंड बैग्स या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल होगा वहाँ पे वो यूज़ करके हम लोग उसका लोड जो है ट्रांसफ़र करते हैं। दीज ब्लॉक्स एंड सैंड बैग्स एक्ट एज ए डेड वेट, ये डेड लोड होता है हम लोगों का, एंड होल अरेंजमेंट रेस्ट अपॉन वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर पूरा अरेंजमेंट जो होता है, ये वाला वर्टिकल कॉलम्स, इनके ऊपर पूरा अरेंजमेंट को फिक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पे लगाया गया हाइड्रोलिक गेज।
अब जैसे ही ये लोड इसमें क्या करेगा, प्रेशर देगा, तो ये सबसे पहले हाइड्रोलिक गेज आपका रिएक्ट करेगा। सारे सपोर्ट्स में जो रिएक्शन आएगा वो तो बाद में रिएक्शन फील करेंगे। सबसे हाईली एक्टिव क्या होता है, हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक लगाए हैं मतलब है कि आपको ये सबसे पहले उसमें जो भी वैल्यू आने वाला है वो इसको रीड डाउन कर लेगा, और फिर ये रीड डाउन करके यहाँ रीडिंग बता देगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये फेलियर ना हो, इसके लिए ये सपोर्ट्स काम करते हैं। आपको क्या चाहिए, रिएक्शन। जो रिएक्शन ये देगा वही रिएक्शन ये भी देगा, वही रिएक्शन ये भी देगा, वही ये भी देगा, वही ये भी देगा। इस रिएक्शन से पता चल जाएगा आपको कि ये रिएक्शन इस प्लेट में लग रहा है तो कितना मेरा प्रेशर बना, लोड पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग आगे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हाइड्रोलिक जैक इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द रिजिड प्लेट एंड टॉप ऑफ द कॉलम टू ट्रांसफर द लोड प्रॉपर्ली। जो कॉलम और रिजिड प्लेट के बीच में आपका हाइड्रोलिक हम लोग जैक लगाते हैं, इससे हम लोगों का लोड ट्रांसफर जो है वो कैच कर लेता है। अब इसी जो थर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, ये लोडिंग अरेंजमेंट। लोडिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट था आपका ग्रेविटी लोड, और दूसरा पार्ट है आपका रिएक्शन ट्रस मेथड। इन दिस मेथड द रिएक्शन जनरेटेड थ्रू जैक इज बॉर्न बाय द रिएक्शन ट्रस इंस्टॉल्ड ओवर इट। अब जो लोड है वो कैसे जनरेट होता है, जो आपका ट्रस लगा हुआ है उसके ऊपर। द अनडिजायरेबल मूवमेंट ऑफ ट्रस इज कंट्रोल्ड बाय सॉइल एंकर्स और नेल्स फिक्स्ड इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ हैमर्स। ये जो आप डायग्राम देखेंगे, ये देखिए, ये है आपका एंकर्स। ये क्या है कि आपका ट्रस जो होता है वो जनरली तो बहुत थिन होता है ना। आप एक ब्रिज इस तरह का आपका बना हुआ होता है, इस ब्रिज में आप देखते हैं कि इस तरह से आपका ट्रस लगा है। यहाँ पे भी आप इस तरह से दोनों साइड में देखते हैं कि आपका ट्रस लगा है, यहाँ आपका रोड है। तो इस ट्रस का थिकनेस कितना होगा, ये रोड होता है आपका 3.75 मीटर, लेकिन ये ट्रस कितना होता है, ये जितना आपका सेक्शन का विड्थ होगा, तो मान लीजिए 200 mm, 300 mm। तो इसमें जब लोडिंग हो रहा है, ये जब लोडिंग पड़ रहा है, तो ट्रस कहीं इधर उधर ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंकर्स का यूज़ करते हैं, ताकि ये ट्रस अपने पोजीशन पे रहेगा और इसका जो रिएक्शन है वो इस पर कंप्लीट आएगा। कहीं इस जैक से आगे पीछे मूव करके वो अपने मूवमेंट की वजह से कहीं लोड कम रिकॉर्ड हो गया तो वो क्योंकि पता नहीं चल पाएगा, तो पता नहीं चल पाएगा तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको फिक्स करके रख देते हैं। द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व ट्रस इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील सेक्शंस। अब क्यों ट्रस का वेट क्यों हम लोगों को पता रहता है, क्योंकि ट्रस जो स्टील सेक्शन से बनता है उस स्टील सेक्शन का केजी पर मीटर के हिसाब से हम लोगों को वेट पता रहता है। अब ये भी आपको अभी नहीं पता होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे आरसीसी पेपर, उसमें आपको एक स्टील का सेक्शन आएगा। जब स्टील का सेक्शन आएगा तो उसमें आपको जो आप स्टील टेबल यूज़ करते हैं, हम लोग स्टील टेबल एक बुक होता है, उस बुक में आपको हर स्टील का अपना अपना एक वेट दिया हुआ है। तो हम लोग स्टैंडर्ड गूगल पे भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग भरोसा करते हैं स्टील टेबल बुक पे, कि अगर IS-200 ISMB 200 अगर हम लोग कोई बीम लिए हैं, बीम का नाम होता है ISMB 200, अगर हम ISMB 200 एक बीम लिए हैं लोहा का, तो उसका कितना वेट होगा पर मीटर में, उसी हिसाब से वो जितने मीटर का होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये डेटा हम लोग गूगल से नहीं उठाते हैं, हम लोग उठाते हैं स्टील टेबल से। स्टील टेबल में जो लिखा है वही मेरा फिक्स्ड रहेगा, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड अपना लेके चलते हैं। तो उसमें वेट दिया रहेगा केजी पर मीटर के हिसाब से। अब आप अगर आपका यहाँ पे टोटल आप 10 मीटर का अगर आप लगा रहे हैं, टोटल ये मान लीजिए आपका ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर का तो आपको इसका टोटल वेट पता चल गया ना। अगर आपको केजी पर मीटर पता है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें आप क्योंकि अभी थर्ड सेम में हैं तो आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएंगी, तो आपको बस ऐसे ही याद कर लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए कि रिएक्शन ट्रस मेथड फर्स्ट सेम में आप ट्रस का एनालिसिस पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से मैकेनिक्स में आपका ये ट्रस का जो लोडिंग होता है वो सॉल्व कराया जाता है। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सारे जगह पे कि कितने तरीके से लोड आ रहा है, कॉम्प्रेशन आ रहा है कि टेंशन आ रहा है। तो समझिए वही उसी तरह से एक ट्रस है, इसको आप यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे इस वाले जंक्शन पे जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इसका जो वर्टिकल लोड आएगा यही वो लोड होगा ना जो फुटिंग पे पड़ेगा। बाद में तो यही चीज़ होना है ना, कोई भी एक लोड आएगा वो कॉलम के सेंटर में पड़ेगा, और कॉलम के सेंटर से वो लोड क्या होगा, फुटिंग में ट्रांसफ़र होगा। बस वही चीज़ को हम लोग क्या किया, या तो ट्रस के हेल्प से निकाले, या तो हम लोग वो ग्रेविटी में बैक को यूज़ किया और बैक के वेट से हम लोग निकाल लिए। दोनों तरीका है। ठीक है। ये हो गया मेरा दो तरीके से लोड ट्रांसफ़र करने का। अब इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि स्टील का सेक्शन कौन सा यूज़ होगा, उसका हाइट कितना होगा, ये सब चीज़ों पे नहीं जाना है। वो स्टैंडर्ड जो प्लेट लोड टेस्ट जब होता है तो उसके लिए वो लोग अपना स्टैंडर्ड एक ले के आते हैं जिसका वेट उन लोगों को पता रहता है। आप इंजीनियर रहेंगे, आप उस समय जब यूज़ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके ट्रस का वेट कितना है। आप जब बनाएंगे उस समय ही आप मेज़र करके रखते हैं, या बहुत सारे तरीका है उसका मेज़र करने का।
तो उसका वेट मेज़र कर लिया जाता है। थ्योरी में अभी आपको फिलहाल बहुत लेंदी इस टॉपिक पे नहीं जाना है कि रिएक्शन ट्रस मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट में 2 टाइप से लोड लग सकता है, ये हम आपको बता दिए। ठीक है, डायल गेज लगा रहेगा। डायल गेज आपका स्क्वायर प्लेट अगर होगा तो 2 डायल गेज यूज़ करना है। सर्कुलर अगर प्लेट होगा तो एक ही डायल गेज यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सर्कुलर में क्या होगा कि हर तरफ से आपको कोई साइज़ का इफेक्ट नहीं आएगा। स्क्वायर प्लेट में साइज़ का इफेक्ट आएगा, लेंथ इंटू विथ रहेगा। तो एक लेंथ वाले साइड में लगा दीजिए, एक विथ वाले साइड में लगा दीजिए, ताकि अगर कुछ अंड्यूलेशन होने वाला भी है तो वो पता चल जाएगा। दोनों रीडिंग्स अगर सेम नहीं आए तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम प्लेट के साइज़ के वजह से, यानी तो सॉइल एक तरफ से ज़्यादा दब गया, एक तरफ से कम दबा, तो वो चीज़ आपको पता चल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो डायल गेज क्या करता है, बेसिकली लोड और सेटलमेंट को, रीडिंग को नोट डाउन करता है। सेंसिटिव होना चाहिए, अगर सेंसिटिव नहीं होगा तो थोड़े से भी वेरिएशन को वो कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा सारा प्लेट लोड टेस्ट के बारे में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ किए, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्या करने वाले हैं, क्या हम लोगों का पिट रहेगा तो उसका साइज़ क्या रहेगा, प्लेट रहेगा तो उसका साइज़ क्या रहेगा। अब बात आती है कि इस चीज़ को करते कैसे हैं। एग्जाम में पूछेगा आपसे प्रोसीजर, यानी तो प्लेट लोड टेस्ट पूछने का मतलब ही ये है कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसको भी बताओ, और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी बताना है जो हम आपको बताए अभी तक। उसमें से आप जितना लिख देंगे वो ऊपर कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आ जाएगा कि प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, अब वो सारा प्रोसीजर है। कैसे करते हैं हम ये समझा देते हैं। अब अभी तक तो हम आपको ओवरऑल कहानी समझा दिए थे। अब इसमें देखिए प्लेट लोड टेस्ट में करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, आप पिट बनाएंगे। ठीक है, पिट बनाएंगे तो किस जगह पे बनाएंगे, जहाँ पे फुटिंग का आपका बॉटम आने वाला है उस जगह तक आप एक्सकेवेशन कर लेंगे। जैसे कि आप फाउंडेशन बनाने वाले होते हैं तो आप एक्सकेवेशन कर लेते हैं, वैसे ही एक्सकेवेशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेट को ला करके यहाँ पे रखेंगे, और प्लेट को हम लोग चेक करेंगे। पहले तो हम लोग ग्राउंड को एक वो कर देंगे, बराबर लेवल करेंगे। क्यों, क्योंकि प्लेट आपका ऐसे टेढ़ा नहीं लगना चाहिए। प्लेट टेढ़ा लगेगा तो क्योंकि लोड वर्टिकल आने वाला है, इफेक्ट गलत हो जाएगा। तो प्लेट सीधा रहेगा, कैसे पता करेंगे हम लोग, तो हम लोग लेवल ट्यूब्स का हेल्प लेंगे। सर्वेइंग में आप पढ़ते होंगे ना कि कोई भी चीज़ को लेवल करना होता है तो हम लोग स्पिरिट लेवल का यूज़ करके हम लोग उसका लेवल चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लेवल ट्यूब से हम लोग उसका लेवल चेक करेंगे। मान लीजिए ये प्लेट आपका कुछ ऐसा है, इसका मतलब है कि यहाँ ग्राउंड ठीक है, यहाँ ग्राउंड ज़्यादा दबा हुआ है, तभी नहीं प्लेट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीज़ जो सॉइल डस्ट जो आप एक्सकेवेट करके निकाले होते हैं ना, उसी को आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसमें थोड़ा ग्रेवल वाला पार्ट ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि खाली मिट्टी जो होगा वो फिर दब जाएगा। तो ग्रेवल वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा तो वो थोड़ा सा क्या करेगा, हार्ड सरफेस देगा। ये करके आप क्या करेंगे, इसको कुछ बराबर करने की कोशिश करेंगे, और स्पिरिट लेवल से आप फिर उसको चेक कर लेंगे। अब आप प्लेट लगाए तो आपका प्लेट आप देखें कि लेवल लगाए तो आप चेक किए कि स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ये सारा जैक्स वगैरह का सिस्टम लगाएंगे। सब जैक्स वैक्स लगाने के बाद, गेज लगाने के बाद आप इसके ऊपर क्या करेंगे, लोडिंग देना शुरू करेंगे। अब लोडिंग जो देना शुरू करेंगे कोई भी मेथड से, ग्रेविटी से लगाएं या फिर ट्रस ला करके रख देंगे, और फिर उसका लोड जो है वो नोट डाउन करेंगे कुछ टाइम इंटरवल पे। अच्छा, ये लोड लगाने से पहले जब आप ये प्लेट वगैरह को यहाँ पे रख देंगे, तो ताकि कहीं पे यहाँ पे कोई अंड्यूलेशन ना हो ग्राउंड में, आप क्या करेंगे कि 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर से एक लोड आप लगाएंगे इनिशियली। वो लोड आपका लोडिंग को चेक करने के काम नहीं आएगा, वो सेटलमेंट चेक करने के काम नहीं आएगा। ये बेसिक लेवल का एक छोटा सा लोड जो आप लगाते हैं, उससे क्या होगा कि ये प्लेट अगर आपका कुछ इसके नीचे कहीं पे ऐसे इस तरह से अगर कहीं पे कोई एयर वॉइड्स बन गया है, कोई गैप आ गया है, तो इतना सा लोड लगाने से क्या होगा ना कि ये प्लेट जो होगा ये पूरा का पूरा बिल्कुल ग्राउंड में दब करके बराबर हो जाएगा। और तब उसके बाद जब आप लोड देना शुरू करेंगे तो इनिशियल में ये जो स्टार्टिंग में जो कुछ एरर्स आ जाते हैं ना, वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो एक्चुअल लोड लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसको मैनुअली 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर के रेंज से आपको लोडिंग देना है। लोडिंग देने से क्या होगा कि जो प्लेट नॉर्मली ऐसे रखा हुआ था, इसके ऊपर जब आप कुछ लोड हल्का सा लगाएंगे तो ये ग्राउंड में जाके बिल्कुल क्या होगा, अटैच हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब लोड बढ़ाना शुरू करेंगे तब वो एक्चुअल लोडिंग में कैलकुलेशन में आएगा। नहीं तो अदरवाइज़ यहीं पे से आप डायरेक्टली लोड लगा देते तो यहाँ से यहाँ सेटल होने में जो उसका लॉस हो जाता, फिर वो ग्राफ आपका, जैसे ये आपका चार्ट था, इस तरह से आपका एक्चुअल ग्राफ आया था, तो ये आपका ग्राफ बन जाता कुछ ऐसा। इनिशियली कुछ लॉस हो जाता ना, सेटलमेंट ज़्यादा हो जाता, लोड कम आ जाता, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। तो आपका जब भी ग्राफ कभी आप अगर टेस्ट करें, आपको अगर कभी लाइफ में मौका मिलता है प्लेट लोड टेस्ट करने का, तो उसका ग्राफ देखिएगा। ग्राफ देख करके समझ में आ जाएगा कि अगर डेंस सॉइल में इस तरीके का नहीं आया तो गलत है।
आपको हम ये जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, सब में हम आपको डायग्राम बना बना के दिखाए थे कि एक ऐसे आ जाएगा जनरल शेयर लोकल शेयर फेलियर में, पंचिंग शेयर फेलियर में डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, सेटलमेंट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा लोड बहुत कम पे। तो ये 3 तरीके के ग्राफ्स होते हैं। सॉइल का टाइप कैसा है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके हिसाब से अगर ग्राफ इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर कुछ ऐसा ग्राफ बना दे रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे एरर हुआ है। तो टेस्ट क्या होगा, वापस से रिपीट होगा, फिर सही तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके प्रोसीजर को पढ़िए। जो चीज़ बताना था इंपॉर्टेंट वो सारा हम बता दिए, कुछ छूटा भी होगा तो पढ़ते हुए साथ में पता चल जाएगा। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था जो हम आपको समझा रहे हैं कि प्लेट लोड टेस्ट करना है तो इस तरीके से करना होता है। द पिट इज एक्सकेवेटेड ओवर द साइट ऑफ टेस्ट विद द साइज ऑफ 1.5 बाई 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हम आपको बता दिए 30 सेंटीमीटर। जब स्टैंडर्ड 30 है तो बाई डिफ़ॉल्ट 1.5 बाई 1.5 का ही लिया जाता है। अगर सॉइल लूज होगा तो फिर ये साइज़ 30 सेंटीमीटर 60 में बदलेगा, अगर तो 60 के हिसाब से वो पिट का साइज़ 3 मीटर बाई 3 मीटर में बदल जाएगा। हम यहाँ ये दिख रहे हैं, आप चाहें तो ऐसा नहीं लिख करके आप लिख सकते हैं 5 इंटू विथ ऑफ प्लेट बाई 5 इंटू विथ ऑफ प्लेट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। हम ये लिखते फिर आपको कन्फ्यूज़न होता कि ये 5 इंटू बी पी 5 इंटू बी पी, टेस्ट पिट का साइज़ बता दिए थे कि प्लेट के विथ के 5 गुना ज़्यादा होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ 30 सेंटीमीटर एज्यूम करते हुए, क्योंकि ये जनरल है, स्टैंडर्ड में यही यूज़ किया जाता है अनटिल एंड अनलेस कि कुछ अलग हो, कुछ नया हो या सॉइल लूज हो, तब तक आपका 30 सेंटीमीटर ही यूज़ किया जाता है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक में भी आप देखेंगे ना तो 1.5 बाई 1.5 लिख देता है, वो मान के चलता है कि 30 सेंटीमीटर को वो एज्यूम किया है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ये पिट एक्सकेवेट करेंगे इस साइज का एंड टू द डेप्थ ऑफ प्रपोज्ड फाउंडेशन, जहाँ पे फाउंडेशन लगना है वहाँ तक हम लोग बना देंगे। वन नीड्स टू फाइंड द सेंटर ऑफ एक्सकेवेटेड पिट एंड पोर्शन टू द साइज ऑफ द प्लेट इज इरोडेड टू द डेप्थ ऑफ 1 से 2 सेंटीमीटर। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पिट आप खोदें, इस पिट का आपको सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेट लगाना है इस तरीके से। तो ये प्लेट लगाने से पहले 1 से 2 सेंटीमीटर का बराबर का क्या कीजिए, गड्ढा बना लीजिए। जैसे ये आपका पिट आया, इस पिट में आपको ये वाला लेवल है जहाँ पे फुटिंग आना है, तो यहाँ पे प्लेट आने वाला है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसा गड्ढा बना दीजिए। मतलब सिर्फ इतने दूर को क्या कीजिए, कॉम्पैक्ट करके 1-2 सेंटीमीटर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से प्लेट आकर के पूरी इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इंश्योर दैट द फाउंडेशन एरिया मस्ट बी 5 टाइम्स द एरिया ऑफ प्लेट, ये तो ध्यान रखना होगा आपको। एंड द सीटिंग लोड ऑफ 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे और लिखना था, और 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर। जो हम आपको बताए इसको सीटिंग लोड बोलते हैं। सीटिंग लोड मतलब क्या, ये प्लेट को सिट करने के काम में आएगा, मतलब बैठाने के काम में आएगा, इसलिए इसका नाम है सीटिंग लोड। ये सीटिंग लोड एक्चुअल लोड नहीं है, इसलिए इसका नाम दिया गया कि ये सीटिंग लोड है। ये प्लेट को क्या करेगा, बराबर करेगा, टू प्रिवेंट अनड्यूलेशन बिलो द प्लेट। प्लेट के नीचे कहीं कोई एक ऐसा कंकड़ आ गया है, अब पता चला कि प्लेट आपका ऐसे हो गया, अब वो कंकड़ थोड़ा अगर स्ट्रांग था तो आप क्या करेंगे कि इतना का जो लोड लगाएंगे ना, तो ये सब आपस में क्या करेगा, जाके सेटल कर जाएगा और पूरा बराबर हो जाएगा। स्क्वायर रहेगा तो 2 गेज लगा देंगे, सर्कुलर रहेगा तो 1 गेज लगा देंगे। The eroded portion is filled with rock dust in order to counter undulation, and that of plate installed is completely horizontal, which on later is checked by tube level. जब हम प्लेट में ये सिटिंग लेवल लगाएंगे उसके बाद हम देखें कि मेरा प्लेट थोड़ा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया मतलब एक जगह से ज़्यादा दबाव है, ज़्यादा दबाव है तो उसमें क्या करेंगे, रॉक डस्ट, जो पत्थर का चूड़ होता है वो हम लोग एक जगह पे, जिस जगह पे डाउन उस जगह डालेंगे, और बाद में हम लोग ट्यूब लेवल लगा करके फिर चेक कर लेंगे कि ये हम लोगों का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, स्पेसर्स आर इंस्टॉल्ड ओवर द हाइड्रोलिक प्लेट ऑन विच हाइड्रोलिक जैक इज इंस्टॉल्ड। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोलिक प्लेट आपका ये जो आप लगाए, इस प्लेट के ऊपर आप ये जैक लगाने वाले हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्पेसर। ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करता है, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक रहता है। इसी में क्या है कि ये अंदर जाने का सिस्टम है जैक का, जैक जो अंदर प्रेस होगा लोड की वजह से वो इसके अंदर जाता है। तो ये स्पेसर हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये लोडिंग लगाने से पहले, मतलब प्लेट लगा दिए, अब प्लेट लगाने के बाद ये नंबर 1 में आ गया प्रोसेस में, तो ये नंबर 2 में आ जाएगा, फिर ये नंबर 3 में, ये गेज वगैरह नंबर 3 में आ जाएगा, और ये नंबर 4 में आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर तक आएंगे। ठीक है, उसके बाद
The hydraulic jack, in order to counter the load, applies pressure, which in results leads to transmission of pressure over the plate. हाइड्रोलिक जैक क्या करता है कि जो लोड उसके ऊपर अप्लाई होता है उसको वो प्लेट्स में क्या करता है, प्रेशर बना करके डिलीवर करता है। मतलब लोड इस तरह से डिलीवर किया, प्लेट पे ऊपर लोड लगा, तो प्लेट के ऊपर लगा तो अल्टीमेटली फुटिंग के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट आया, सॉइल के ऊपर ऐसा इफेक्ट आया तो आपको कुछ सेटलमेंट देखने को मिला। तो सॉइल के ऊपर जो लोड पहुंचा वो एक्चुअली में मेरा पी किलो न्यूटन नहीं पहुंचा, वो एक्चुअली P/A किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से प्रेशर पहुंचा। सिग्मा कह लीजिए या प्रेशर का वैल्यू P लिख दीजिए डायरेक्टली, स्मॉल p, कि ये प्रेशर है मेरा लोड बाई एरिया, वो मेरे सॉइल में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इस जैक की हेल्प से। जैक आपका कॉलम की तरह से रिएक्ट करता है, प्लेट आपका फुटिंग की तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। In case of loading through truss, both free sides are anchored with soil nails with uniformly loading at the ends. अगर हम लोग ट्रस वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर से वही बात को याद दिला रहे हैं कि आपको साइड को उसके क्या करना है, एंकर नेल से आपको उसको रोक देना है, ताकि वो मूवमेंट जो है वो लेटरल मूवमेंट नहीं हो। अगर यहाँ पे आप इस तरह से लगाए हैं ट्रस, प्लान में आप देखेंगे तो आपको ट्रस नहीं पता चलेगा ना, वो तो आप साइड से देखते हैं तो आपको ऐसे पता चलता है कि ट्रस है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लाइन दिखेगा। तो ये इसका इधर मूवमेंट ना हो जाए, यहाँ सेंटर पे आपको ऐसा जैक लगा हुआ है नीचे की तरफ, तो उससे लोडिंग कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, फिक्स करके रखते हैं। बस यही है आपका प्लेट लोड टेस्ट का प्रोसीजर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि सर अब मेरा रिजल्ट का कोई वैल्यू आएगा, हमको रीडिंग नोट डाउन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या रीडिंग नोट डाउन करेंगे, हम लोग सेटलमेंट और लोड को यूज़ करेंगे। कुछ इंटरवल पे हम लोग देखेंगे। अब ये है रिजल्ट रिकॉर्डिंग का, टेस्ट लगा दिए। अब टेस्ट के बाद इसको भी आप प्रोसीजर ही कह सकते हैं, लेकिन अब आप जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अब आप रिजल्ट निकालने के लिए कुछ वैल्यूज़ उठा रहे हैं। अब क्या वैल्यूज उठा रहे हैं, डायल गेजेस अरेंज एट द बॉटम ऑफ द पिट रिकॉर्ड आर यूज टू रिकॉर्ड सेटलमेंट एट एवरी 5 मिनट फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स एंड एवरी 10 मिनट्स फॉर रेस्ट 30 मिनट्स। एक टाइम स्लॉट बना लेते हैं कि इनिशियल के 30 मिनट्स में 5-5 मिनट पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि सॉइल के ऊपर कोई लोड नहीं लगा था, आप अचानक से बहुत हैवी लोड लगाए हैं तो सेटलमेंट थोड़ा देखने को मिलेगा। बाद में धीरे धीरे ये सेटलमेंट कम होता जाएगा, जब एक्चुअल में सॉइल अपना उस लोड को बियर करने के लिए तैयार हो जाएगा तो आपका सेटलमेंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इनिशियली सारे एयर वॉइड्स निकलेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, रिडक्शन होगा। 3 फेज डायग्राम याद कीजिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी तो रहता है। अब आप लोडिंग दे दें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सबसे पहले बाहर निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाहर निकलेगा तो ओवरऑल वॉल्यूम घटेगा ना, तो प्लेट में सेटलमेंट होगा। तो इसलिए इनिशियली 30 मिनट तक हर 5 मिनट पे देखना है। बाद का जो आधा घंटा में, जो आधा घंटा से 1 घंटा का जो टाइम होगा, बाद का 30 मिनट्स, उसमें थोड़ा 10-10 मिनट के इंटरवल पे देखना है। ठीक है। द ऑब्जर्वेशंस आर मेड अंटिल 25 mm सेटलमेंट इज ऑब्जर्व्ड। 25 mm का इंटरवल बना लेना है सेटलमेंट का। लोड का कोई इंटरवल नहीं बनाना है। लोड का इंटरवल तो पता चल जाएगा आपको, लोड का इंटरवल आपको चाहिए नहीं ना, आपको चाहिए सेटलमेंट का लिमिट है। IS कोड में सेटलमेंट 25 mm का देखिए, उस 25 mm के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए कि लोड कितना किलो न्यूटन आ रहा है। फिर सेटलमेंट मान लीजिए आपका 40 mm हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोट कर लीजिए कि कितना किलोमीटर लोड आ रहा है। तो लोड का इंटरवल बनाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं इस टेस्ट में। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कोई रिजल्ट जो आने वाला है, सेटलमेंट जो आने वाला है, उसका कोई इंटरवल आप बना लीजिए। तो उसका इंटरवल क्या होगा, आप 25 mm का सेटलमेंट का इंटरवल बना लीजिए। ठीक है। द ऑब्जर्वेशंस आर मेड अंटिल 25 mm सेटलमेंट इज ऑब्जर्व विच कैन टेक फ्यू आवर्स फॉर क्लेई एंड सॉफ्ट सॉइल और इवन अप टू कपल ऑफ डेज फॉर हार्ड स्ट्रेटा। आपका जो सॉफ्ट सॉइल होगा, जो आपका क्ले होगा, उसके लिए तो आपको कुछ घंटे में ही आपको इस तरह से 25 का 50 का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हार्ड होगा तो आपको दिन भी लग सकते हैं इस 25 और 50 mm के सेटलमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। इसको जब निकाल लिए तो क्या करेंगे, लोड पेनिट्रेशन, लोड सेटलमेंट कर्व जो है वो हम लोग प्लॉट कर देंगे। अब ये सारे टाइप के सॉइल के लिए एक साथ दिखा दिए हैं। आपका कोई एक ही सॉइल का टाइप होगा तो कोई एक ही चार्ट बनेगा। ये हम इसलिए दिखा दिए कि जब आप लोड सेटलमेंट कर्व लिख रहे हैं प्लेट लोड टेस्ट के लिए, तो आप एग्जामिनर को बता दीजिए कि आपको क्या क्या पता है। नहीं अगर याद रहता है तो स्टैंडर्ड ये जो डेंस कोहेजनलेस सॉइल वाला जो ग्राफ है ना, ये याद रख लीजिए आपका कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कुछ ऐसा आकर के ऐसे फेल करेगा। बस ये वाला चीज़ को आप याद रख लीजिए, ये टिपिकल है। और सारे टाइप के सॉइल में बता दिए कि किस में किस तरीके से पाथ फॉलो करता है। डेंस कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस मतलब क्या, कि आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा क्ले की तरह चिपका हुआ नहीं है। क्ले की तरह चिपका हुआ रहेगा तो क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स आपस में फ्रीली लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे।
कुछ सॉइल्स एक यूनिट बन जाएंगे, फिर कुछ सॉइल्स एक यूनिट बन जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आपस में क्या एक दूसरे के बहुत क्लोजली अटैच्ड है। तो कोहेजन लेस रहेंगे तो क्या होगा कि एक्चुअल में जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक एक ग्रेन टू ग्रेन आपका लोड जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा, ग्रेन टू ग्रेन एक आपका प्रेशर बनेगा। ठीक है। तो जो डेंस वाला होगा ऑब्वियसली उसके लिए आप देखिए यहाँ पे आपका कुछ फेलियर दिखेगा आपको, तो ये बहुत ज़्यादा लोड आपको मिला। तो डेंस वाले के लिए हमेशा लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। पार्शियली कोहेसिव सॉइल, अब थोड़ा थोड़ा सा कोहेजन जो है वो आ रहा है। पहले तो कोहेजन लेस था, जैसे जैसे कोहेजन आएगा वैसे वैसे अल्टीमेट जो आपका कैपेसिटी है वो आप देखेंगे कि वो आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, पार्शियली में। अब एकदम लूज टू मीडियम सॉइल में आ जाइए, ये तो था डेंस सॉइल। अब मान लीजिए कोहेजन लेस ही है लेकिन डेंस नहीं होकर के क्या हो गया, लूज टू मीडियम में आ गए। मीडियम लूज है या लूज है और कोहेजन लेस है, तो लूज है तो अपने आप इसका लोड जो उठाने का कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब हम लोग एकदम कोहेसिव पे आ जाएंगे तो कोहेसिव क्या होगा, आप देखिए ये ग्राफ को समझिए। कोहेसिव वाले को एक इस तरह का एक मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी बना दे रहे हैं, ये क्या आपका मिट्टी है, मान लीजिए क्ले है। और क्ले जो है वो क्या होता है कि जब आप देखते हैं, जब आपको हम लास्ट एक दो क्लास पहले भी एग्जांपल बताए थे कि जब कहीं बरसात का टाइम रहता है तो आप देखते हैं कि रिवर्स का पानी, जब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई आपका एक विलेज है, इसका यहाँ पे इस तरह से मिट्टी है लास्ट में। अब रिवर का पानी जाना था ऐसे, लेकिन वो एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से ऐसे आ गया। तो जब वो ऐसे जा रहा होता है तो ये इस साइड की मिट्टी को धीरे धीरे काट रहा होता है। अगर मिट्टी आपका क्ले टाइप का है तो आप देखते होंगे कि मिट्टी यहाँ से तो कट रहा है लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे करके फ्रैक्चर्स आ गए हैं, सॉइल में गैप्स हो जाते हैं, जो आपको पता चलता है कि ये वाला सॉइल भी बहुत जल्दी गिर जाएगा। ये एक फील हम आपको देना चाह रहे हैं। तो ये वाला आप कह सकते हैं ना कि ये सारा मिल करके एक यूनिट है। फिर बीच में क्रैक्स का लाइन दिखेगा आपको, फिर ये सारा मिल करके एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से जब यूनिट की तरह से बन जाता है ना सॉइल, तो उस पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप लोड लगाए तो पहले तो वो कुछ लोड को रेजिस्ट करता रहेगा। अब रेजिस्ट करता रहेगा और अचानक से क्या होगा, फेल हो जाएगा। कोहेसिव सॉइल के साथ ये प्रॉब्लम होता है, ये लोड को रेजिस्ट कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि चलो कुछ इस सॉइल का कैपेसिटी है, और इसमें क्या होगा कि सडनली एक लोड आएगा जिसके बाद वो क्या होगा, एब्रप्टली आपका क्या होगा, नीचे की तरफ फेल कर जाएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा लेकिन ये बहुत कम स्ट्रेंथ देगा। तो क्लेई सॉइल जो है जिसमें कोहेजन होता है बहुत ज़्यादा, वो हमेशा आपको कम ही लोड बियर करता है। डेंस सैंड और कोहेजन लेस सैंड, ये सॉइल ये आपको हमेशा क्या करता है, ज़्यादा लोड बियर करता है। तो ये इस तरह से ही आपको इसको याद रख लेना है। ये एक्चुअली क्या है ना कि जितना बार आप इसको देखेंगे फील करेंगे उतना ये याद रहेगा। डेंस हमेशा ज़्यादा लोड देगा, लूज और मीडियम हमेशा कम लोड देगा, कोहेजन लेस है तो ज़्यादा देगा, थोड़ा कोहेजिव आएगा तो कम देगा, एकदम कोहेजिव हो जाएगा पार्शियली नहीं पूरा फुल्ली कोहेजिव तो और भी कम देगा। इस तरीके से ये चार्ट को आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये है आपका लोड सेटलमेंट कर्व और आपका प्लेट लोड टेस्ट कि आपका किस तरीके से होता है, और हम लोग उससे ये वाला ग्राफ जो है किस तरीके से प्लॉट किए। अब आपको हर 25 mm के सेटलमेंट पे आपको कुछ वैल्यू मिल गया। अब क्या हुआ कि अब ये 25 पे जो वैल्यू मिला आपको, आप इसका ग्राफ तो बना लिए। अब आपका ये निकला है किसके लिए, प्लेट के लिए। आप जो अल्टीमेट लोड निकाल रहे हैं उस पर तो प्लेट फेल हो रहा था ना उतने mm पे। अब आपको इसी इफेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना होगा फुटिंग के साइज़ पे। तो फुटिंग के साइज़ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला दिया गया है जो टरजागी एंड पेक ने मिल करके दिया था। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला एक रेशियो को बताता है कि सेटलमेंट इन फुटिंग जो एक्चुअल फुटिंग होगा डिवाइडेड बाय सेटलमेंट इन प्लेट इज इक्वल टू वो कुछ इस तरीके से विथ ऑफ फुटिंग बाय विथ ऑफ प्लेट। बी मतलब विथ होता है, तो विथ ऑफ फुटिंग बाय विथ ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि अगर आपका ग्रैनुलर सॉइल है मतलब डेंस कोहेजन लेस सॉइल है तो कुछ फैक्टर भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। डायरेक्टली जितना फुटिंग और जितना प्लेट में आया है उतना ही आपका डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि सॉइल सैंड के केस में जब कोहेजन नहीं है, कोहेजन लेस सैंड है, तो आपका प्लेट अगर 1000 kg पे फेल हुआ है तो हो सकता है फुटिंग आपका 10,000 kg पे फेल हो। तो वो कितना में फेल होगा, कितना गुना में, वो आपको ये वाला फॉर्मूला है बी पी प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई बी एफ प्लस 0.3। ये फैक्टर से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बी पी प्लस 0.3 और बी एफ प्लस 0.3 इस पूरे का स्क्वायर,
और उसके बाद जब हम लोगों को सेटलमेंट इन फुटिंग निकालना पड़ता है तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेट वाले सेटलमेंट को। ये तो हम लोगों को मिल गया ना टेस्ट से, लोड सेटलमेंट कर्व से। विथ ऑफ द फुटिंग तो हम लोगों को पता रहेगा किसके लिए निकाल रहे हैं। विथ ऑफ द प्लेट हम लोगों को पता है 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ तो ये कुछ और वैल्यूज़ है ही नहीं अननोन, सारे को यहाँ पे पुट करेंगे तो सेटलमेंट इन एक्चुअल फुटिंग पता चल जाएगा हम लोगों को। और क्ले के केस में क्या होता है, डायरेक्टली ये सेटलमेंट इन फुटिंग बाय सेटलमेंट इन प्लेट इज इक्वल टू विथ ऑफ फुटिंग बाय विथ ऑफ प्लेट। बस डायरेक्टली इसके वो वेरी करता है। जितना इसका मतलब है कि आपको फुटिंग में विथ आपको फुटिंग प्लेट में जितना आपको विथ आया है, उसके हिसाब से प्लेट में जितना सेटलमेंट आया है उतना ही फुटिंग का विथ के हिसाब से फुटिंग में सेटलमेंट आएगा। जैसे अगर यहाँ 30 सेंटीमीटर है और यहाँ अगर आपका सेटलमेंट 3 mm का आया है, यहाँ अगर आप 300 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेटलमेंट 30 mm का हो जाएगा। यही इसके कहने का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और सैंड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये फैक्टर आपको याद रखना होगा। इतना आप बता देंगे, उसके बाद आपका प्लेट लोड टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो लेंदी टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सॉइल के शैलो फाउंडेशन में जब भी बियरिंग कैपेसिटी की कहीं भी बात होगी, कहीं भी आप ऐसे ऑफिस में जॉब करेंगे जहाँ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का काम होता है, या कल को अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाता है CPWD वगैरह, या फिर आप ESE का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में चले जाते हैं, या कोई भी इस तरह के आप सरकारी एक ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का काम होता है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी का काम होता है, प्लेट लोड टेस्ट वहाँ तो एक जनरल नाम है। मतलब वो तो वैसा है कि वहाँ का चपरासी भी प्लेट लोड टेस्ट आपका जानता होगा, कुछ इतना फ्रीक्वेंटली वो यूज़ होता है, तो आपको वहाँ पे इसका नॉलेज होना ज़रूरी रहेगा। तो प्लेट लोड टेस्ट पढ़िए अपने नॉलेज के फ़ायदे के लिए। प्लेट लोड टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि सेमेस्टर में भी आएगा। इसके ये जितने भी चीज़ें हम छोटे छोटे आपको वैल्यूज़ बताए हैं उससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा SBT में, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको ये काम आने वाला है। तो कुल मिला के इस प्लेट लोड टेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जो आपका स्टेप्स हम आपको अभी बता रहे थे कि हम लोग पहले क्या करेंगे, प्लॉटिंग है लोड सेटल, कैसे हम लोग निकालेंगे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो पहले हम लोग लोड सेटलमेंट का प्लॉट करेंगे, उसके बाद उसमें कोई एक पार्टिकुलर फेलियर का जो सेटलमेंट का वैल्यू होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके हम लोग सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे। और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली 2, 2.5, 3 लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए कि क्यों लेके चलते हैं, बस यही चीज़ यहाँ पे लिखा होता है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं किए, अननेसेसरी का टाइम किल करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका वो प्लेट लोड टेस्ट। थ्योरी बहुत लेंदी है इसका, लेकिन अगर आप पूरी कहानी को एक स्टोरी की तरह से समझेंगे तो आपको ये आसानी से, आप इसमें से 70% भी चीज़ें अगर आप लिख देंगे एग्ज़ाम में तो आपको फुल मार्क्स आएगा। क्योंकि टीचर भी आपका वो लेंथ और आपके डायग्राम और आपके वो प्रोसीजर के स्टेप्स देख करके ही पहले ही समझ जाएगा कि आपको पूरा आता है। इसको लिखने का मतलब क्या है कि पहले आप प्लेट लोड टेस्ट का 4 लाइन का थ्योरी लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रोसीजर में आप इसका एक डायग्राम बनाएंगे लोडिंग वाला, उसके बाद आप बताएंगे लोड सेटलमेंट कर्व, फिर यहाँ पे इस तरह से लोड सेटलमेंट कर्व बना हुआ रहेगा, फिर उसके बाद आप बताएंगे फार्मूला, और फार्मूला में वो सैंड वाला और क्ले वाला फार्मूला लिख देंगे। तो एक जनरल देख करके ही तो समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट को सब आता है। वहाँ पे कई बार क्या होता है, बोनस मार्क्स हो जाते हैं, टीचर डायरेक्टली चेक करके 6 मार्क्स दे देता है। तो इसलिए इस टेस्ट को आप पूरा नहीं भी याद हो रहा है ना, तो की पॉइंट्स करके हम पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए नोट्स देते भी हैं थ्योरी का। हम आपको चाहते तो A4 पेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते थे, अपने सारे ही कोर्सेज में हम यही वाला नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये नोट्स में एक फ़ायदा तो ये है कि हम जो लेक्चर में हम आपको समझा भी देते हैं नोट्स साथ साथ, और हम इसको A4 पेज में टाइपिंग करके या हैंड रिटन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि फिर आप उसको नहीं पढ़ेंगे, आपको बोरिंग लगेगा। ये इससे क्या होता है कि अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं याद हो रहा है, आप इसको नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप बाकी 3 पॉइंट्स का स्टार्टिंग लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसे करके भी आपको ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए हम ये वाला नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हम लोगों का प्लेट लोड टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग रिटेनिंग वॉल पे जाएंगे, फिर हम लोगों का ये यूनिट कंप्लीट होगा, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे। तो आई होप कि आज के इस पूरे डिस्कशन में आपको ये प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।